हे गाइस दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ अविनाश कुमार पांडे को। अविनाश लगभग 5 साल से एसईओ पे काम करते हैं, एक फील्ड में एसईओ एक्सपर्ट हैं और मल्टीपल ब्लॉग्स पे काम करते हैं। खास करके इनके सभी बनाए हुए जो भी ब्लॉग्स हैं वो अच्छा खासा गूगल से ट्रैफिक लेते हैं। तो इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे बहुत सारी चीज़ें जो एक नए ब्लॉगर या वेबसाइट बनाए हैं उनको किस तरीके से रैंक करना, क्या स्ट्रैटेजी होती है, कीवर्ड रिसर्च से लेके ऑन पेज, ऑफ पेज, बैकलिंक, सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं। अविनाश, स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया। तो अविनाश, सबसे पहले हम एक सवाल है मेरा कि नया ब्लॉगर जो शुरुआत करते हैं वो अगर मान लीजिए उनको कुछ भी जीरो एसईओ का नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो क्या वो बस एनोनिमस ब्लॉग्स लिखते जा रहे हैं, पोस्ट लिखते जा रहे हैं, आर्टिकल लिखते जा रहे हैं, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके पोस्ट रैंक हो जाएंगे या नहीं हो? बिना नॉलेज के आप लिखिएगा, आप 100 भी आर्टिकल लिखिएगा, नहीं रैंक होने वाला। मतलब कहानी की तरह मैं लिखता गया, मेरे को नॉलेज है और कहानी की तरह बहुत अच्छे से मैं लिख रहा हूँ कि लोग अच्छे से समझ जाए, तो वो रैंक होने की नहीं, रैंक नहीं हो पाएगा। ये बहुत जरूरी टाइम में कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले का बात नहीं, पहले आप 5 से 5 साल पहले कुछ भी लिख दे रैंक हो सकता था, प्रोबेबिलिटी था, पर आज के टाइम पे प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप कुछ भी लिख दे रैंक हो जाए। मतलब सर्च इंजन को ख्याल रखते हुए आपको आर्टिकल लिखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या एक नया वेबसाइट के लिए होता है? सबसे पहले बात आपको कीवर्ड रिसर्च मस्ट है। कीवर्ड बहुत बिना मतलब कुछ भी ना, आपको कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए, किस टॉपिक पे लिखना है। और सबसे पहली बात है रिसर्च करना कि कौन से नीच सिलेक्शन। अगर आप बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव नीच पे जाएंगे तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे। ओके, आपको मतलब कुछ सिलेक्टिव माइक्रो नीच जिससे आपको ब्लॉग चूज करना पड़ेगा, उस नीच में आपको अपना ब्लॉग लिखना होगा जिसमें कम ट्रैफिक, कम कंपटीशन हो, नाक बराबर हो। और उसमें आपको ज़्यादा कीवर्ड वॉल्यूम पर नहीं जाना है, मतलब छोटे से 50 जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम हो 50, 60, 100 और उसी कीवर्ड को आप टारगेट कीजिएगा, चांसेस होते हैं कि आप रैंक कर जाएंगे। अगर आप नए ब्लॉग है तो। अच्छा, तो इतने कम वाले को ट्रैफिक करना टारगेट? मैंने देखा है कि जितने भी नए ब्लॉगर आते हैं वो हाई कीवर्ड पे जाते हैं, जिसका वैल्यूम बहुत 1 मिलियन, 50 लाख, और उससे ठीक कीवर्ड पे आप टारगेट कीजिएगा, आप रैंक नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल ही रैंक नहीं कर पाइएगा। मतलब शुरुआत बहुत कम, क्योंकि आपकी अथॉरिटी है नहीं, आप नए ब्लॉग बनाए गूगल पे, आपको गूगल क्यों रैंक कराएगा? जो पुराने ब्लॉग है, 10 साल 15 साल ब्लॉग चल रहे हैं, उनकी अथॉरिटी ऑटोमेटिक बिल्ड है, तो आप रैंक नहीं करने वाले हैं। पर जो मैंने देखा, जो नए लोग आते हैं सोचते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, उस चीज़ में वो ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर लास्ट में 6 महीना साल ब्लॉगिंग को क्विट कर देते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है, जब पोस्ट हम लिख रहे हैं, मैंने अपना निच मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया रिव्यू के बारे में, गैजेट रिव्यू के बारे में, तो क्या जरूरी है कि सारे जो पोस्ट होंगे हमारे गैजेट रिव्यू से रिलेटेड हों, या फिर हम कुछ उसमें खाना के बारे में डाल दिया, कुछ न्यूज़ के बारे में डाल दिया, कुछ और गेम के बारे में डाल दिया, ये चलेगा क्या? ऐसा इफेक्ट करता है? ऐसा नहीं चल पाएगा। मतलब अगर आप नए हैं तो आपको सिर्फ सिंगल नीच पे काम करना पड़ेगा। जब आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाए तो आप बाद में डिफरेंट नीच में जा सकते हैं उस सेम ब्लॉग पे। पर मैं कहूँगा कि अगर आप सिंगल अथॉरिटी बनाएं, उसके बाद धीरे धीरे मतलब चालू करें, अलग अलग नीच पे ट्राई करें। स्पीड, जो वेबसाइट लोडिंग स्पीड होता है, वो क्या मायने रखता है पोस्ट के रैंकिंग के लिए? मायने रखता है कि आपके वेबसाइट मायने रखता है कि अगर आपका वेबसाइट, मान मैं ही यूजर हूँ, मैंने आपको साइट पे गया और साइट आपका बहुत देर तक लोड है, कंटेंट नहीं आ रहा है, तो मैं जनरली से आप भी मूव कर जाइए किसी वेबसाइट पे। मतलब अच्छी स्पीड के लिए एक नया शुरुआत जो कर रहे हो, क्लाउड होस्टिंग से शुरू करना चाहिए या फिर? क्लाउड होस्टिंग तो कुछ बहुत महंगे आएंगे, मतलब नए ब्लॉगर के अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब आज के टाइम पे बहुत सस्ते होस्टिंग प्रोवाइड करे कुछ कंपनियां अच्छे स्पीड के साथ। अच्छा, बिगरॉक वगैरह के बारे में? मैं बिगरॉक मैंने होस्ट किया हुआ है और आपके भी कई वेबसाइट्स आई थिंक बिगरॉक पे थे। क्या उसके बारे में क्या? बिगरॉक की सर्विस भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है बिगरॉक की। मैं अभी भी मेरे 1-2 ब्लॉग बिगरॉक पे ही हैं। अच्छा। और कुछ ब्लॉग का डोमेन भी मेरा उस पे ही है, बिगरॉक पे ही, क्योंकि बिगरॉक सर्विस अच्छे देते हैं, सर्विस में नो डाउट है, सपोर्ट उनकी अच्छी है, स्पीड भी ठीक है। और यहाँ तक प्राइसिंग की बात है, मैं देख रहा हूँ कि प्राइसिंग भी बिगरॉक का कंपैरेटिवली और जो है वो सही लग रहा है मुझे, और काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब। हालांकि मार्केटिंग बिगरॉक बहुत कम करता है, उसके जो कंपटीशन से काफी आपको नहीं मिलेगी बिगरॉक के, बिकॉज ऑलरेडी जिसका चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो उसको मार्केटिंग करने की आवश्यकता होती नहीं है। तो आप भी चाहें तो अपने ब्लॉग की बिगरॉक से शुरुआत कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और अभी कूपन कोड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। गाइस, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक दिया, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। ये प्राइसिंग पेज है, यहाँ से प्लान सेलेक्ट करना है आपको, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इंडिया और यूएस में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट होगा यूएस, सस्ता और बढ़िया पड़ेगा आपको। 4 प्लान है, 4 प्लान में से आपको एडवांस प्लान, बिगिनर है तो आप शुरू कीजिए, इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा रादर दैन गोइंग टू स्टार्टर। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं और 20 GB SSD
आपको डिस्क स्पेस मिलता है, अनमीटर्ड आपको बैंडविड्थ मिलता है जो कि आपका साइट कभी रुकेगा नहीं, 10 ईमेल अकाउंट मिलते हैं और 5 डेटाबेस, साथ साथ डेली बैकअप, फ्री SSL सर्टिफिकेट और एक डोमेन भी आपको फ्री मिलता है। तो हायर रिक्वायरमेंट के लिए आप ये जा सकते हैं और उसके लिए आप बिज़नेस के लिए ये जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये शुरुआत करता हूँ और आप यहाँ पे लेंथ जो है आप चूज़ कीजिए। कम से कम आप देखिए, अगर 60 महीना चूज़ करेंगे तो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। पैसे नहीं है तो कम से कम आप 12 मंथ आप चूज़ कीजिए या 24 मंथ। तो 12 मंथ में आपको वो सारे फ्री ऑफर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको वेबसाइट नाम डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ mysmartsupport.com, और इसे आप एक्सीड कीजिए। प्रोसीड करके आप कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको पूछा जाएगा कूपन कोड अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पे प्रोमो कोड देखिए यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो प्रोमो कोड आप यहाँ पे ये रिमूव करके MSS5 डालिएगा, MSS5, और अप्लाई कीजिएगा। ये देखिए आपका प्राइसिंग जो है वो सिर्फ 2500 रुपये हो जाएंगे और इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए पेमेंट करके। अब ये क्लियर कीजिए अविनाश कि जो कीवर्ड रिसर्च टूल जो बिजनेस इस्तेमाल करेंगे ट्रैफिक वगैरह चेक करने के लिए, वो कौन सा करेंगे? आप तो कीवर्ड रिसर्च बहुत महंगे महंगे आते हैं। हाँ। तो आप किसको रेकमेंड करते हैं कि वो लोग कैसे करना चाहिए? कीवर्ड रिसर्च सब बहुत सारे पैड टूल भी आप स्टार्टिंग में फ्री टूल से आपका काम हो सकता है, मतलब कोई आपको पैड टूल लेने की जरूरत नहीं है। ACMS भी है जो आपको 5 कीवर्ड रिसर्च फ्री देता है, आप जो कि आपके नए ब्लॉग की इनफ है। और उसके बाद फिर Ahrefs का आता है, फ्री कीवर्ड रिसर्च आता है, उससे भी हम आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद उबरसजेस्ट है, एक मैं और यूज करता हूँ लॉन्ग टेल यूज के लिए, ACM स्कूप नाम का टूल है। अच्छा। वो भी अच्छा कीवर्ड रिसर्च टूल है, मतलब उसमें बहुत सारा सजेशन दे देता है आपको उसके रिलेटेड। तो ये ACM स्कूप जो है ये फ्री है क्या? हाँ, ये फ्री ना, पैड प्लान सबका, पर आपके लिए मतलब नए ब्लॉगिंग के लिए मतलब उसके काम सब है। हाँ, ट्रायल थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं उतना, मतलब उसमें भी 4-5 पर डे है पर सर्च, मतलब इनफ है, मतलब 4-5 मिला 10-15 से आइडिया हो जाएगा, है ना? आइडिया हो जाएगा। या फिर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर है तो आप डबल ट्रिपल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उस तरह से। 4-5 टूल पे आप अकाउंट क्रिएट कर ले, हर टूल 5 देता है कीवर्ड रिसर्च फ्री, तो नए ब्लॉगर के लिए बहुत इनफ है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, लॉन्ग टेल क्या है, शॉर्ट टेल। अच्छा, लॉन्ग टेल के बारे में बता दें कि लॉन्ग टेल लोग कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्ग टेल जैसे कि 4-5 कीवर्ड जो हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, जैसे SEO हो गया, जैसे हम आप टारगेट करते हैं SEO एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, मतलब बहुत कॉम्पिटेटिव कीवर्ड हो गया। इसी में लॉन्ग टेल में हाउ टू डू SEO फॉर न्यू वेबसाइट या न्यू ब्लॉगर, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अगर आप नए तो मैं कहूँगा कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही फोकस करें, जिसकी सर्च वॉल्यूम मतलब 100 से मैक्सिमम 250 के बीच में हो और कॉम्पिटेटिव नीचे ना हो। अच्छा स्टार्टिंग में तो लॉन्ग टेल इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो कीवर्ड वैसा शुरू करें जिसमें कि ट्रैफिक बिल्कुल 250-300 से के आसपास हो, और उसके बाद लॉन्ग टेल प्रेफर करें ताकि वो जल्दी से जल्दी रैंक हो। अब जैसे ये लॉन्ग टेल को मिला के या कीवर्ड मिला के अगर एक हम पोस्ट लिख रहे हैं तो अगर कितने वर्ड्स का सबसे पहले पोस्ट होना चाहिए मिनिमम कि वो रैंक कर सके आज के डेट में? देखिए, वर्ड आज टाइम में ना कोई वर्ड लिमिट नहीं है। पहले था कि लोग बोलते थे 3-3 हजार वर्ड का आर्टिकल लिखिए, 2,500 5-5 हजार वर्ड का होता है। पर अब मुझे लगता है ना कि अब इस टाइम पे मतलब लेंथ मैटर नहीं करता है, मतलब क्वांटिटी मैटर करता है। जो यूजर की क्वेरी आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब आपका 500 में भी अगर आप यूजर की क्वेरी को फुलफिल कर जा रहे हैं तो इनफ है। मतलब जबरदस्ती का आपको वर्ड काउंट नहीं बढ़ाना है, मतलब जेन्युइन चीज लिखना है उसमें जिससे काम हो जाए। और फिर उसमें Q&A आप ऐड कर सकते हैं, बस इनफ है। आप ऐसा नहीं कि 2-2 हजार का आर्टिकल लिखिए 3 तभी रैंक, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्वेरी के रिलेटेड आप आर्टिकल लिखिए, 500 हो जाए तो 500 इनफ है। जबरदस्ती इसमें कोई जरूरत नहीं कि वर्ड लिमिट बढ़ाने, कुछ भी फालतू की चीज डाल के हम 2,500 ले जाएं, कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो आप चीज़ बताए बहुत बढ़िया बताएं, लेकिन एक आर्टिकल लिख रहे हैं मान लीजिए हम 1000 वर्ड का, तो उसमें कीवर्ड मान लीजिए SEO के ऊपर हम लिख रहे हैं, और तो वो कीवर्ड कितने बार रहे तो सही रहे उस पूरे इंटायर आर्टिकल में? कीवर्ड देखिए, पहले तो था ना, पहले टाइम पे लोग भर कीवर्ड स्टॉपिंग करते थे। ये 2.5 मतलब 1,000 मिनिमम आर्टिकल है 1,000 वर्ड का, तो लोग उसमें 10 बार 20 बार यहाँ तक 30 बार यूज करते थे। तो उस टाइम ऐसा कोई लिमिट गूगल पेनलाइज नहीं करता था, पर अब इस टाइम पे गूगल कीवर्ड स्टॉपिंग को लेकर पेनलाइज में रैंक नहीं कर रहा है। मतलब एक ही कीवर्ड का मैंने खुद के देखे हैं, ब्लॉग पढ़ा हुआ पहले लेके, एक ही कीवर्ड हाउ टू डू SEO में पूरा आर्टिकल में रिपीट कर दी है आर्टिकल को। लगता है कि जबरदस्ती इसमें डाला हुआ है, जबरदस्ती। आप नेचुरली कीवर्ड रिसर्च कीजिए और हो सके तो LSI कीवर्ड का यूज कीजिए, मतलब नेचुरली रखिए। ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे गूगल समझ सकता है कि आप किस पे टारगेट करें, किस कीवर्ड को। आप सोचिएगा जबरदस्ती हम स्टॉपिंग करें, उस चीज़ अब कोई जरूरत नहीं है। एक बार भी URL में है
टाइटल में है, बस काम आपका हो गया। H2 में है, जबरदस्ती डाल, लेकिन आप LSI कीवर्ड को पुट कीजिए अपने आर्टिकल्स में, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके 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 ओके, नेचुरली कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और अविनाश साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि AI जनरेटेड जो कंटेंट है, ये का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। बीच में तो गूगल ने भी कह दिया था कि इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी करंट सिचुएशन में क्या है कि AI राइटर से, AI कंटेंट जनरेटर से जनरेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कितना करना भी चाहिए, तो क्या कैसे लिखना चाहिए? देखिए, AI इस टाइम पर बूम पे है। मैं कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा AI यूज करे ना करे। कोई AI यूज कर रहा है तब भी उसका आर्टिकल रैंक कर रहा है, कोई नहीं यूज कर रहा है तब भी उसका, जिससे कि नाम कोई AI से लिखा है तब भी उसका आर्टिकल रैंक कर रहा है, और जो खुद से लिखा है तब भी उसका आर्टिकल रैंक नहीं कर रहा है। ये वाली चीज है, मतलब इस टाइम कुछ कह नहीं सकते हैं। गूगल खुद कंफ्यूज है, हर कंपनी कंफ्यूज है। यहाँ तक चैट जीपीटी जब से मार्केट में आया, मतलब खूब लोग कंटेंट स्टार्ट किए डालना। उसके बाद चैट जीपीटी खुद का टूल भी आया, मतलब डिटेक्ट करने के लिए AI कंटेंट को। पर आज टाइम वो टूल, मतलब चैट जीपीटी ने बंद कर दिया कंपनी ने। वो बोल रहा है कि हम आर्टिकल डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। मतलब AI से लिखा हुआ आर्टिकल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कोई भी टूल, मतलब कोई भी टूल एक्यूरेट नहीं है कि आपका सही से डिटेक्ट कर पाए। और आप हम खुद ट्राई किए, जो मैंने खुद से लिखा हुआ आर्टिकल मैंने डाला तो दिखा रहा है AI से जनरेट किया हुआ है, जो कि मैं खुद लिखा हुआ। तो आज के टाइम पे कुछ कह नहीं सकते हैं ना कि AI से लिखा हुआ है या कि आप ह्यूमन रिटन है। मैं प्रोबेबिलिटी कोई टूल समझ नहीं पा रहा है। ओके ओके। तो आप यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, मतलब देखिए कि आपके लिए अगर काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आपके लिए नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने लिखा है, ऐसा बात नहीं है। तो उस टाइम पे मेरा आर्टिकल रैंक की है। ओके ओके। तो अविनाश ये बताइए, SEO में ये बहुत से प्लगइन्स का नाम सुने हैं, अगर वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हैं, SEO YOOST और रैंक मैथ वगैरह, काफ़ी धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग लगता है कि इसको यूज़ नहीं करेंगे तो रैंक नहीं होगा, या फिर बहुत इजीली रैंक कराता है। क्या सच्चाई है, थोड़ा बताइए? यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या? देखिए, जनरली मैं कोई भी प्लगइन कुछ नहीं कर सकता है, मतलब एक उसका पैरामीटर होता है। उस पैरामीटर के आप अंदर आर्टिकल लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि रैंक हो जाए। ऐसा नहीं कि आप रैंक में यूज करें तो आपको सारा आर्टिकल रैंक ही होगा, चाहे SEO आप यूज करें तो रैंक ही होगा। वो आपको एक पैरामीटर देते हैं, ये पैरामीटर आप फुलफिल करते हैं तो आपकी चांसेस है रैंक करने के गूगल में। बस आपकी आर्टिकल ऑप्टिमाइज करते हैं कि आप इन पैरामीटर को फॉलो करते हैं तो आपका आर्टिकल रैंक होने की प्रोबेबिलिटी है, बस। ओके। और आप नहीं भी यूज करते तो नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यूज करते तो आपका थोड़ा सा, मतलब कि क्या वो, मतलब साइड में वो बन जाता है, मतलब इजी है, मतलब आपका काम इजी हो सकता है। ओके ओके। अविनाश, ये हमने देखा है कि एक दौर था जिसमें कि वेब स्टोरीज बहुत प्रचलन में आया, फिर अब पता नहीं अभी क्या सिचुएशन है, बट क्या आज के डेट में वेब स्टोरी अच्छा करे, उससे लोग अच्छा ट्रैफिक और पैसा जनरेट कर पा रहे हैं? देखिए, मैंने अभी तक वेब स्टोरी यूज नहीं किया, लोग यूज कर रहे हैं वेब, मैंने बहुत देखा है कि हुआ बना दिया, उसमें लाखों लाख का ट्रैफिक ला रहे हैं। पर वेब ट्रैफिक है ना, वो परमानेंट नहीं है, सडनली आएगा, सडनली जाएगा। और आपके अगर अभी कोई वेब स्टोर आपका वायरल हो गया तो आपके हो सके लाखों में ट्रैफिक आ जाए एक दिन में, अच्छा सा रेवेन्यू बन जाए। पर कल पता नहीं है कि वो रेवेन्यू आएगा नहीं, कल खत्म, सीधे ट्रैफिक जीरो आ जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। तो उसका SEO में कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। नहीं, अगर आपको कंस्टेंटली ट्रैफिक हमेशा लाना है कि हमेशा ट्रैफिक आपके आते जाए तो आपको SEO करना पड़ेगा, जिससे आपके हमेशा साइट पर ट्रैफिक रहेगी। वेब स्टोरी है, आज है कल नहीं है, मतलब कुछ सडनली आएगा, सडनली जीरो भी हो सकता है। जैसे YouTube पे कोई वीडियो या Instagram पे कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो सडनली कुछ हुआ ना, वो बहुत चल रहा है, बहुत पैसे बना दिया आपको, लेकिन सडनली वो बंद हुआ। तो मुझे लगता है कि टाइम की बर्बादी वेब स्टोरी। आप वेब स्टोरी में जितना टाइम बर्बाद आप उसमें कंटेंट लिख सकते हैं। अच्छा। अब मैं तो ये बोलूँ, जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप AI का यूज नहीं करें, क्योंकि आप सीखिए, सीखने में फोकस कीजिए। जब आप सीख जाएंगे तब आप AI का यूज कर सकते हैं, पर अभी आप लर्निंग मोड में हैं तो आप खुद से ही सब काम कीजिए, जो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। ओके। अविनाश, लोग कहते हैं कि अगर कुछ कंटेंट इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए लिखा जाए, जैसे US अमेरिका के लिए, निच के लिए, वहाँ के लिए, तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया में बैठे बैठे हम ऐसा कुछ पोस्ट लिखें, ऐसा वेबसाइट बना लें जो कि फॉरेन में के विजिटर्स देखें और उससे ज़्यादा पैसा बने? क्या ये पॉसिबल होता है? कि पॉसिबल होता है, बहुत सारे लोग आज इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर भी रहे हैं। उसमें आपको क्या होता है कि आपको सारे जो कीवर्ड है आपको इंटरनेशनली टारगेट करने होते हैं। वहाँ की आपको रिसर्च में नए लोग इस पे काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी एक्सपीरियंस है वही लोग इस पे काम करते हैं। मान लो आपको क्या पता है कि US में क्या चल रहा है, किस कौन सा कीवर्ड पे है, तो आपको सबसे पहले आपको काम करना है इंटरनेशनल ब्लॉग पे, तो आपको जो होस्टिंग है आपको वहीं के सर्वर पे लेना होगा। ओके। और उसके बाद जो कीवर्ड रिसर्च भी आपको उस कंट्री के ही हिसाब से ये .com लेना जरूरी है? .in पे भी कर सकते हैं? नहीं, .com अगर आपको ग्लोबली टारगेट करना है .com बेस्ट है। हाँ,
तो ये चीज़ करके आदमी कर लेता है। हाँ कर लेता है। Okay, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल होता है, पर रिसर्च करना पड़ेगा आपको। सुने कि वो वेब स्टोरीज बहुत इजीली दूसरे कंट्री में रैंक हो जाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, क्या इस पे कहना है आपका? मतलब दूसरे कंट्रीज में आने लगते हैं, दिखने लगते हैं, ट्रैफिक बहुत इजी होता है। वही बोले ना, मतलब कि आप इंटरनेशनल टारगेट करें, इंटरनेशनल मान से आप यहाँ बताइए कि अभी यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में अभी आज के टाइम पे, अब इस पे आप बनाते हैं वेब स्टोरी तो वहाँ तो रैंक होगा नहीं। हाँ। और वहाँ का टाइम पर कुछ चल रहा है ट्रेंड में, तो अब वहाँ बनाते तो प्रोबेबिलिटी है कि रैंक हो जाए, चले जाए। वही चीज़ है। पर मैंने कभी काम नहीं किया वेब स्टोरी पे। ओके ओके, नो वरी। अविनाश, बैकलिंक कितना इंपॉर्टेंट रहता है? हाँ। ये बताइए, आज के डेट में भी बैकलिंक मायने रखता है एक वेबसाइट के रैंकिंग के लिए या नहीं? बैकलिंक तो मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है बैकलिंक। आज भी बैकलिंक मायने, गूगल कुछ भी बोल रहे बैकलिंक है वो है, पर मायने है रखता है। क्योंकि मैंने खुद से रियलाइज किया, मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट है कि बैकलिंक मायने रखता है। आपका गंदा भी बैकलिंक है, बोलते हैं ये फालतू बैकलिंक हटा दीजिए, देखिए, पर मुझे लगता है बैकलिंक मायने रखते हैं, आपकी रैंकिंग इफेक्ट डालते हैं बैकलिंक। बोलते हैं ये अच्छे बैकलिंक नहीं है, गंदे बैकलिंक है, जो भी है, पर बैकलिंक जिसके लिए काम किया उसके लिए अच्छे हैं। मैंने अभी रिसेंटली अपडेट आया था तो मैंने सारे बैकलिंक को रिमूव कर दिया था अपने साइट से। मैंने रियलाइज किया कि मेरा ट्रैफिक मतलब कि डाउन हो गया, ट्रैफिक एक हफ्ते के बाद में डाउन हो गया। और जो कि मैंने टूल से रिसर्च किया, जो गंदे बैकलिंक होते हैं, जिसके स्पैम बैकलिंक होते हैं 60+ जिसका स्कोर होता है स्पैम का, और ऐसे बैकलिंक को मैंने टारगेट किया और सारे बैकलिंक को मतलब कि 10 से 15 बैकलिंक को रिमूव किया। कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं किया, कुछ टाइम के लिए। अब मैं देखा कि ट्रैफिक में इम्पैक्ट पड़ा। लोग बोलते हैं कि अच्छे बैकलिंक से ट्रैफिक डाउन होता है, इसे तो मैंने इसको रिमूव करके मैं ट्रैफिक डाउन हुआ। फिर मैंने कहा नहीं है, फिर मैंने उस सारे बैकलिंक को रिमूव किया, फिर से ऑन किया अपनी साइट पे, और फिर एक के बाद रिजल्ट देखा उसमें ट्रैफिक फिर अप हो गया। तो मतलब बैकलिंक मैन रखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भी ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर आपके लिए वर्क करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो हटा दीजिए, पर बैकलिंक मैन रखते हैं। जब मायने रखता है तो ये तरीका बताइए कि किस तरीके से एक नए क्रिएटर को बैकलिंक लेना चाहिए बनाने का? देखिए, नया क्रिएटर को आप बैकलिंक के पीछे मत भागिए, आप कंटेंट के पीछे भागिए। अगर आपको नया ब्लॉग है तो उस पर आर्टिकल ज़्यादा डालने पर कोशिश कीजिए, बैकलिंक पीछे मत जाइए। आप 40-50 आर्टिकल डाल दीजिए तो खुद ब खुद बनने दें। उसके बाद हाँ, खुद नेचुरली अगर आपके साइट पे ट्रैफिक आने लगेगा, 50-60 आर्टिकल आप डाल देते हैं, जो मैंने आपको टैगिंग बताया, उससे मिनिमम 2 से 3 महीना में ट्रैफिक आने लगेगा, उससे कुछ बैकलिंक आपके बन जाएंगे। उसके बाद आप बैकलिंक बनाइए, प्रोफाइल बैकलिंक हो गया, बहुत सारे बैकलिंक आप बना, उसके बाद आप बैकलिंक बना सकते हैं। पर मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगा कि बैकलिंक, आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग गेस्ट पोस्टिंग करके बैकलिंक हाँ, बना लेते हैं, आज के टाइम पे गेस्ट, इससे फायदा होगा? फायदा है, पर आज के टाइम पे गेस्ट पोस्ट इजीली नहीं बनते हैं। सोचिएगा, फ्री में गेस्ट पोस्ट नहीं बनते, आज पैड हो गया है, तो पैड तो नए लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कितना चार्ज लगता है, मतलब एक बार? अब ब्लॉग के ऊपर डिपेंड कर, अगले ब्लॉग क्या डिमांड कर रहे हैं। मिनिमम कितना लेते होंगे गेस्ट पोस्टिंग के लिए, आपको कोई आइडिया कभी का? आइडिया में जिसका साइट पे ट्रैफिक है, जिसका 40,000 ट्रैफिक, वो भी बोलता है कि मुझे $100 चाहिए, $50 चाहिए। मतलब एज ए एक्सपेंसिव है बैकलिंक लेना गेस्ट पर। जिसके साइट पर लाख ट्रैफिक है उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप बैकलिंक के पीछे जाएं। मुझे नहीं लगता है, आज तक मैंने कोई भी गेस्ट पोस्ट नहीं बनाया हुआ है, ना ही मैंने बैकलिंक, मैं खुद बैकलिंक बेचता हूँ, पर मैंने आज तक कभी बैकलिंक खरीदा नहीं है। नेचुरली बैकलिंक मैंने सिर्फ कंटेंट पे फोकस दिया, एसईओ फोकस किया, नेचुरली बैकलिंक बिल्ड हो गया। ओके। और नॉर्मल पे आप बैकलिंक बनाइए, जो फ्री के बैकलिंक, उस पर आप काम कीजिए। तो सोशल साइट्स के बैकलिंक काम करते हैं क्या? हाँ, काम करते हैं बैकलिंक। स्टार्टिंग में आप ट्रैफिक भेजिए, बैकलिंक काम करते हैं। ओके। अच्छा भैया, जब पोस्ट हम लिख रहे हैं, मान लीजिए पोस्ट में कोई रैंक हो गया, तो वो कंटिन्यूस रैंक रहे पोजीशन गूगल में, तो क्या जरूरी है उस पोस्ट को कंटिन्यूस हमको समय समय पे अपडेट करना, या फिर एक बार लिख के छोड़ दिया तो वो हमेशा रैंक रहेगा? ये डिपेंड करता है कि कौन से आप, जो आपका आर्टिकल है किस टीम में। अगर आप अपडेट करने की जरूरत नहीं लगता है तो उसमें कोई जरूरत नहीं अपडेट करने का। पर लगता है कोई ट्रेंडिंग आर्टिकल, इसको मतलब हर 6 महीने में कुछ अपडेट आ रहा है उसमें, तो आप अपडेट कीजिए। और जैसे कि मान सिंपल जो चीज़ है, चेयर के बारे में आप आर्टिकल लिखे हैं, तो चेयर, सेम चेयर में क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे कुछ टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप होता है उस चेयर में, चाहे उसमें नया वर्जन आता है चेयर में, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उससे बेनिफिट हो सकता है। मतलब डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, जिस टाइप टॉपिक पे आप आर्टिकल के इसमें डिमांड है, अपडेट करनी है तो आप कीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। पर कोई गारंटी नहीं है ना कि आपका आर्टिकल आज 1 पोजीशन पे है तो कल रैंक करेगा ही, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आज आप 1 पे है, कल आप नीचे भी जा सकते हैं। मैं कोई से गारंटी नहीं ले सकता गूगल किसको रैंक कराएगा। आप कोशिश कर सकते हैं। पोस्ट का रेगुलरली लिखना कितना मायने रखता है? हाँ, मायने रखता है।
अगर मैं मान लीजिए आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ 10-20 एक महीना 2 महीने तक मैं ब्लॉगिंग किया, लिखा रेगुलर पोस्ट रोज की, और फिर बीच में 1-2 महीने के लिए गैप कर दिया, तो उससे क्या इफेक्ट होगा रैंकिंग में हमारे सारे? स्टार्टिंग में तो अगर आप 1-2 महीने काम करेंगे तो फिर छोड़े तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पर आप रेगुलर पोस्ट लिखते तो आपके लिए बेनिफिट है, रैंकिंग के चांस बढ़ जाते हैं। गूगल लगता है कि बार बार क्रॉलिंग में साइड जा रही है, एक इम्पैक्ट पड़ता है, सिग्नल जाता है गूगल को, मतलब एक्टिव है, इस ब्लॉग एक्टिव है, मतलब बार बार आप हम लोग भी देखते हैं पोस्ट हो रहे हैं। यूट्यूब पे भी ऐसा ही है, अगर आप एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पे तो आपके पीछे वाले वीडियोस भी वो चलने लगते हैं, ट्रैफिक उससे भी आने लगता है, तो सिमिलर कुछ ऐसा ही होगा उसमें भी। अच्छा अविनाश, जो नए ब्लॉगर लोग बहुत एक्साइटेड है मोनेटाइजेशन के लिए, तो एडसेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं लोग, तो कितने पोस्ट हो जाने के बाद लोग अप्लाई करें, कितना ट्रैफिक अगर आने लगे तो अप्लाई करें कि अप्रूव हो जाए एडसेंस? देखिए इसमें ट्रैफिक का लिमिट तो है नहीं एडसेंस में, कुछ नहीं कहता कि कितना इतना ट्रैफिक खास यूट्यूब पे तो लिमिटेशन है, इतना वास्ट टाइम पर ब्लॉगिंग में ये फील्ड में ऐसा कोई मतलब पेज व्यू का लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना पेज व्यू चाहिए, इजीली आपको मिल जाता है। पर उसमें नहीं कहता हूँ कि आप जब तक आपको साइट पर ट्रैफिक नहीं आप मत कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं क्लिक होगा तो आपकी साइट बैन भी हो सकती है, गूगल एडसेंस बैन कर देता है। तो स्टार्टिंग में आप गूगल एडसेंस फोकस ना कि स्टार्टिंग में आप ट्रैफिक पर फोकस करें कि ट्रैफिक साइट पर लाएं, जब अच्छे से ट्रैफिक कितना ट्रैफिक आने लगे तो अप्लाई करें हम? और साइट पे आपका 1000 विजिट रोज आने लगे तो आप अप्लाई कीजिए, हाँ उससे नीचे मत कीजिए आप 1000 विजिट। हाँ तो याद रखिए 1000 विजिट, क्योंकि आपको अगर आप 30-60 का लिख दिए तो आपको इजीली मिल जाएगा गूगल के एडसेंस का अप्रूवल साइट पे। कई लोग चाहते हैं कि इसका अल्टरनेट कोई, पर उससे फायदा क्या होगा, साइट पर ट्रैफिक है नहीं, मोनेटाइज हो भी जाए तो आपका तो रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं साइट से, तो उस पर आप फोकस कंटेंट पे रखिए ना कि अर्निंग पे। स्टार्टिंग में अल्टरनेटिव भी कोई एडसेंस का है? बहुत आज के टाइम पे तो बहुत सारे एंजॉय का आ गया है, उस पर उस में लिमिटेशन से आपको इतने क्राइटेरिया है, आपको इतनी ट्रैफिक चाहिए पेज व्यू पर मंथ के लिए। अच्छा, तो उसके क्राइटेरिया अलग अलग कंपनी अलग अलग बताइए, ऑडियंस को बताइए कुछ और नेटवर्क्स। हाँ इजोइक है बहुत पॉपुलर, मतलब बहुत सारे इजोइक है, मतलब मार्केट में बहुत सारे गूगल एडसेंस के पार्टनर आ चुके हैं, इजोइक है, एड्स पुशअप है, तो उस सब थोड़ा सा मतलब प्रीमियम है, तो उसमें ट्रैफिक अच्छे से चाहिए। अच्छा ट्रैफिक हाँ, पर इजोइक जो है ना उसमें कम ट्रैफिक है, मैं आप 10 या 5,000 पेज व्यू से भी शायद आप कर सकते हैं। तो क्या उन लोगों में एडसेंस से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है क्या? हाँ एडसेंस ज़्यादा रेवेन्यू, वो लोग काम करते हैं पेज व्यू पे काम, ना कि क्लिक पे काम नहीं करते हैं, वो पेज व्यू पे काम करते हैं। गूगल एडसेंस भी अब स्विच होने वाला है पर इम्प्रेशन पे, आप शायद जानते होंगे। हाँ जानते थे, मेल तो आया था कि मार्च से ही 24 से करने वाला, पर कहाँ अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको ये जो जब आ जाएगा पेपर इम्प्रेशन तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे ब्लॉगर के या फिर उसके लिए नुकसान? मुझे लगता है जिसके साइट पे फायदा होगा ब्लॉगर्स को, क्योंकि जिसका टेक ब्लॉगर जिसके यूजर मतलब मैच्योर है जो समझते हैं, तो उनके ऐड पे क्लिक नहीं होता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे टेक ब्लॉग हैं तो यूजर वहाँ के अवेयर हैं, पता है कौन से एड्स है, तो उस पर क्लिक जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। पर अगर जो पेज व्यू का सिस्टम आ जाएगा तो उस पर पेज व्यू से उस पर अर्निंग बढ़ जाएगी। हाँ तो ये हिसाब किताब है, और हम आशा करते हैं कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप सफल हों अपने ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत कीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। धन्यवाद अविनाश हमारे ऑडियंस को अपना वैल्यूबल समय देने के लिए, मुझे अपना समय देने के लिए और इतनी वैल्यूबल चीज़ें बताने के लिए इसी के बारे में। थैंक यू सो मच अविनाश। थैंक यू।